हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज चल रही थी। इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर सेकंड तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर थर्ड होने वाला है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। अब इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी से लगभग 80 से 85 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। वहां पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे प्रश्न मैंने वहां पर करवाए हैं। अब हमारी एक नई जो सीरीज स्टार्ट हुई जो कि आपकी ये वाली सीरीज है, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों को कर रहे थे। और इस प्रश्नों की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर सेकंड देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर थर्ड रहने वाला, तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट नंबर 3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए उन उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के। और नंबर हमारा हो जाता है 9793940081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं और साथ ही में मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएंगे इस प्रकार से, तब और भी अच्छा लगेगा इसी प्रकार से वीडियो को क्रिएट करने में। तो चलिए पार्ट नंबर 3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, सारे प्रश्न तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जो पार्ट नंबर 3 में महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं उसको आइए लेकर के आते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा इसमें जो अगला प्रश्न हो जाता है वो आपका हो जाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ART, और सहायक जनन प्रौद्योगिकी का जो कार्यक्रम है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अति लघु में आ सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। तो इसके उत्तर में आपको क्या बताना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग उत्तर में बताएंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है विशिष्ट तकनीकों जैसे कि आपका हो गया GIFT, ZIFT और ICSI आदि द्वारा उन बंद दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायता प्राप्त करना ही आपका सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। अब इसमें क्या होता है, जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी कि ART है, इसका कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग करके जो बंद दंपति जो संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं उनको संतान प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करना ही आपका सहायक जनन प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख उद्देश्य आप लोग बोल सकते हो। जिसमें बहुत सारी तकनीकें होती हैं, जैसे कि आपका GIFT हो गया, ZIFT हो गया, ICSI हो गया। इस प्रकार से बहुत सारी इसमें तकनीकें अपनाई जाती हैं जिससे नई संतान मतलब कि बंद दंपति को संतान प्राप्ति में सहायता किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से यदि आपसे कोई पूछ ले कि GIFT का फुल फॉर्म क्या है तो आप क्या बताएंगे, या फिर आपसे कोई पूछ ले ZIFT का फुल फॉर्म क्या है, या फिर पूछ ले ICSI का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताओगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए। तो जो कि हम आगे आपको बताएंगे ही कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। कि जैसे कि आपका GIFT का फुल फॉर्म होता है गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसी प्रकार से आपको इन सभी का फुल फॉर्म याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अलग से आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो आप लोग वहां से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वपात्रीय निषेचन क्या है। क्वेश्चन जो आपका है इसको हम लोग IVF बोलते हैं इंग्लिश में, और IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वपात्रीय निषेचन का, और ये अक्सर आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आता ही आता है। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से तैयार करेंगे। तो उत्तर में आप बताएंगे कि मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणु द्वारा अंडाणु की कृत्रिम निषेचन की जो तकनीक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपात्रीय निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IVF बोलते हैं। स्वपात्रीय निषेचन में क्या होता है कि मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में जो प्रयोगशाला होती है उसमें शुक्राणुओं द्वारा अंडाणु के कृत्रिम निषेचन की जो तकनीक होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपात्रीय निषेचन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर IVF बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। और साथ ही में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अभी कभी आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कह सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि फुल फॉर्म बताइए। जैसे कि क्वेश्चन क्या आएगा आपका इस प्रकार से कि पूरा नाम लिखिए। अब यहाँ पर 2 भी आ सकते हैं, 2 की जगह 4 भी आ सकते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो इसीलिए मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। पहला क्या है IVF, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि IVF का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा आपका है GIFT, इसको भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ZIFT भी इम्पोर्टेंट है, MTP भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है आपके सामने इस प्रकार से नाम दिए हैं। पहला क्या है आपका IVF, तो IVF का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अंतःपात्रीय निषेचन। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। स्वपात्रीय या फिर अंतःपात्रीय निषेचन आप लोग बोल सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है जो कि आपका है GIFT। तो GIFT का फुल फॉर्म होता है गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका फुल फॉर्म जो हिंदी में होता है उसमें बताएंगे आप लोग युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। तीसरा इसमें आपका होता है ZIFT, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप बताएंगे फुल फॉर्म इसका जायगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। इस प्रकार से ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया। फिर आपका चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है MTP। तो MTP में आप बताएंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिकित्सीय सहागर्भता समापन। तो ये चारों के चारों फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा में अति लघु उत्तरीय में प्रश्न ज्यादातर बनते हैं। वैसे तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपका लघु में भी आ सकता है इसी में से प्रश्न, लेकिन ये ज्यादातर क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ज्यादातर आपके अति लघु उत्तरीय में बनते हैं। अब जो लघु उत्तरीय वाले जो क्वेश्चन है जो थोड़े बड़े होते हैं इनसे, उनको भी हम लोग करेंगे, पूरी सीरीज करेंगे जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो सारे के सारे मैं उस सीरीज में जब कराऊंगा, इस सीरीज को समाप्त करने के बाद, तो उसमें सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। और साथ ही में इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भी सीरीज करवाई जाएगी जिसमें आपके क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपको 25 में बोर्ड परीक्षा में आ सकते हो, सारे के सारे वहां पर करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। उसके अलावा यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो आपका इसमें क्वेश्चन हो जाता है कि जीन की परिभाषा लिखिए, ये कहाँ पाई जाती है। ये भी आपको बताना है। क्या बताना है कि जीन की सबसे पहले आपको परिभाषा बतानी है, उसका आपको बताना है कि यह कहाँ पर पाई जाती है। तो जीन को हम लोग कारक भी बोलते हैं। सबसे पहले इसको कारक ही कहा गया था, लेकिन बाद में जोहानसन ने इसका नाम चेंज करके इसको जीन बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो जीन होता है, जीन या कारक एक ही चीज होती है, इसके अलग अलग नाम है। तो जीन या कारक में आप बताएंगे कि जो जीन होता है वो आपका गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है। यानी कि जो जीन होता है ये आपका गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। यानी कि जो जीन का काम होता है, जीन का काम यही होता है कि जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य कौन करता है, जीन करता है। इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप बताएंगे कि आपका जो जीन होता है आपका वंशागति की इकाई है। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि जो जीन है आपका वंशागति की अनुवांशिक इकाई है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुविकल्पी में भी बताया था, वहां भी आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है ये। उसके बाद में फिर आप बताएंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन एक और है कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो आप बताएंगे जीन शब्द का प्रतिपादन जॉहानसन ने किया था। इस प्रकार से इसको भी आप याद रखेंगे, बहुविकल्पी में प्रश्न बन सकता है। वरना यदि आपका ये अति लघु में ही आएगा तो आपको इतना तो बताना ही पड़ेगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया। ठीक है, हम लोग को बताना है मेंडल ने, सबसे पहले हमको क्या बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया। और दूसरा पॉइंट आपको इसमें बताना है, दूसरा क्वेश्चन जो है किन्हीं 4 लक्षणों के नाम हम लोग को बताने हैं। तो आपको याद रखना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप यानी कि मटर के पौधे के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से हम लोग को सात में से 4 के नाम हम लोग को बताने हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया कि किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। तो उसमें आप बता सकते हैं जैसे कि पहला हो गया आपका बीज का आकार, दूसरा हो गया आपका बीज का रंग, तीसरा हो गया पुष्प का रंग, चौथा हो गया आपका पुष्प की स्थिति। तो इस प्रकार से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था, जिसमें से 4 आपके इस प्रकार से। पहला कौन सा आपका बीज का आकार है, दूसरा आपका बीज का रंग है, तीसरा आपका पुष्प का रंग है,
और चौथा आपका पुष्प की स्थिति। तो इस प्रकार से आपके 4 जोड़ी लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, अति लघु में भी आ सकता है, लघु में भी आ सकता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। वो प्रश्न क्या है आपका कि लिंग सालंग लक्षण को परिभाषित कीजिए और मनुष्य में लिंग सालंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों का मतलब होता है रोग के नाम हम लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर क्या बताना है, सबसे पहले हम लोग को बताना है लिंग सालंग लक्षण को हम लोग को परिभाषित करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप परिभाषा इसकी बताएंगे कि प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति जो होती है वो लिंग से संबंधित होती है। यानी कि जो प्राणी होते हैं उनमें कुछ अनुवांशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है वो आपकी लिंग से संबंधित होती है। अतः इसका जो नियमन होता है वो आपका लिंग गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है और इसीलिए हम लोग ये लक्षण जो आपके होते हैं आपके लिंग सालंग लक्षण कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा आप लोग याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि मनुष्य में लिंग सालंग वंशागति के कारण उत्पन्न व्याधियों के नाम। तो उसमें आप बता सकते हैं वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जो आपका है ये आपका लिंग सालंग वंशागति द्वारा होने वाले रोग हैं या फिर बोल सकते हो व्याधियां हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से और इसको जरूर तैयार करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो हर एक प्रश्न को आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, अभी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सह प्रभाविता को परिभाषित कीजिए। अब ये सह प्रभाविता क्या है आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता बोलते हैं। अब यहाँ पर को आपको कंफ्यूज नहीं होना, सह प्रभाविता होता है, प्रभाविता होता है और ये सारी चीज़ें बहुत सारे इसमें होते हैं। जब आप लोग पढ़ोगे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में तो बहुत सारे यहाँ पर परिभाषाएं आपको याद करने लायक होती हैं। तो उसमें से एक आपका होता है सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता में आप बताएंगे कि जब दोनों लक्षणों के उपलक्षणों के जीन्स जो होते हैं वो प्रथम पीढ़ी में एक साथ साथ दिखाई देने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता बोलते हैं। अब उदाहरण में आप बता सकते हो कि जैसा कि एक लाल रंग के पशु का जब हम लोग श्वेत रंग के पशु में क्रॉस कराते हैं, यानी कि जब हम लोग किसी लाल रंग के पशु का कह सकते हैं आप लोग और सफेद रंग के पशु के साथ में संकरण कराते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें चितकबरी संतान पैदा होगी। यानी कि लाल भी दिखाई देगा उसमें और सफेद भी दिखाई देगा। यानी कि दोनों उपलक्षणों के जो जीन होंगे वो प्रथम पीढ़ी में साथ साथ दिखाई देंगे, यानी कि चितकबरी संतान उत्पन्न होगी। तो यही आपका होता है सह प्रभाविता। तो इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।